अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। चैप्टर 2 का टॉपिक है और ये बेटा वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स की जान खाता है। बड़े तंग आते हैं स्टूडेंट्स। वो क्यों कि इसमें कुछ चीजें समझ नहीं आती उनको। तो बेटा आसान लफ्जों में पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को कि क्या चाहिए। उससे पहले बेटा एक मैं बात बता दूं आपको कि मैं कहता हूं लेट्स सपोज मेरे पास 5 किलोग्राम शुगर है, चीनी। मेरे पास कितनी चीनी है? 5 किलोग्राम। मैं कहता हूं एक पैकेट है मेरे पास 5 किलोग्राम चीनी। कैसे पता चला मुझे? वो मेजर मैंने कैसे किया? बैलेंस से। अगर आपने वो पुराने बैलेंस देखे हो जिसमें वट्टे यूज होते थे, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, उसको हम स्टैंडर्ड मानते थे, जो हमने ऑलरेडी मेजर करके रखे होते थे कि ये जो वट्टा है, ये जो बैलेंस है, ये हमारे पास 5 किलोग्राम का। वो हम एक पलड़े में रखते थे, दूसरे पलड़े में चीनी होती थी। अगर वो दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब चीनी कितनी है? 5 किलोग्राम। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटे जब एटॉमिक मैसेज यूज होने लगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब केमिकल रिएक्शन करवाए जाते थे उसके लिए रिएक्टेंट्स यूज होते थे। तो रिएक्टेंट्स में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझी जाती थी कि एटॉमिक मास की रेशो कितनी है। जैसे हमें वाटर का पता है ना, 1:8 में यूज करते थे, कंपाउंड थे। इसी तरह रिएक्टेंट्स में एटॉमिक मास का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो सबसे बड़ा टास्क ये था कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम्स मौजूद हैं उनका एटॉमिक मैसेज कैसे निकाला जाए। तो उस वक्त हमें एक स्टैंडर्ड मिला, एक वट्टा मिला हमें, जिसका एक स्टैंडर्ड साइज था, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास था, और वो था कार्बन। और वो था कार्बन, कार्बन 12। कार्बन आपको पता है बेटा इसका एक स्टैंडर्ड साइज था, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास था, जो कि एग्जैक्ट इक्वल टू 12.00। ना कोई ज्यादा ना कोई कम, डायरेक्ट होल नंबर 12। तो इसका एटॉमिक मास 12 में काउंट होता है। साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्यों ना हम इसको स्टैंडर्ड मान के बाकी एलिमेंट्स इसके साथ कंपेयर करवा दें और कंपेयर करवा के देखें कि इसके मुताबिक उसका कितना मास है। तो वो मास रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जस्ट नहीं लिखा, रिलेटिव। रिलेटिव तब बेटा वर्ड यूज किया जाता है जब किसी चीज को कंपेयर करवाना, जब किसी चीज का कंपैरिजन करवाना हो तो रिलेटिव वर्ड उस वक्त यूज किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कार्बन 12 को एज हम वट्टा यूज करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी चीज को मेजर कर सकें। क्लियर हुई बेटा बात? कार्बन 12। अब डेफिनेशन की तरफ। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है उसका वो मास। एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं कि ये इतनी जो लाइन है द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इसका मतलब कि एक एलिमेंट की बात कर रहा है, एक एटम की बात कर रहा है जो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। रिलेटिव, कंपैरेटिवली, उसके साथ मुकाबले में, रिलेटिव टू द मास ऑफ लाइटर आइसोटॉप ऑफ कार्बन टेकन। लाइटर का मतलब हल्का, मतलब कार्बन 12 के तीन आइसोटॉप थे कार्बन के। एक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। हमने कौन सा लिया? कार्बन 12। कार्बन 12 जो कि एक लाइटर आइसोटॉप है कार्बन का, उसके साथ कंपैरिजन करके किसी भी एटम का जो मास है वो क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। बिल्कुल आसान लफ्जों में बेटा डेफिनेशन है कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम जो मास है, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करके जितना मास आया वो, और इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर हुई बेटा डेफिनेशन? नेक्स्ट, इस रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसी मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट में, एएमयू बेटा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है। 1 AMU की डेफिनेशन क्या होगी? हमने कार्बन 12, कार्बन 12 यानी उसका स्टैंडर्ड साइज था, इसका यूनिट क्या रख लिया कि कार्बन 12 के 12 हिस्से कर लो। कार्बन 12 के 12 हिस्से कर लो, एक हिस्सा जो होगा वो उसका यूनिट होगा। कार्बन 12 के कितने हिस्से बेटा? 12, यानी 1/12। कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा, 1/12 पार्ट जो होगा
वो 1 AMU के बराबर होगा। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। 1/12 mass of an atom of carbon 12, कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा जो होगा वो एटॉमिक मास यूनिट होगा। समझ आ गई बेटा बात? अब इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट बेटा, ये जो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी गौरतलब बात है कि इस फॉर्मूले का क्या मकसद है इधर। ये बेटा एक रिलेशन है। रिलेशन किसका जी? रिलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास एंड सिर्फ मास। मास का रिलेटिव एटॉमिक मास, मास को किस में कैलकुलेट करते हैं? किलोग्राम में। रिलेटिव एटॉमिक मास में किसको कैलकुलेट करते हैं? AMU में। दोनों यूनिट्स है, वो मास का यूनिट है और ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट। तो रिलेशन है किसका बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास, ये मैं RM लिख रहा हूं, और सिर्फ मास का। मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का ये रिलेशन है कि 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होगा, या 1 किलोग्राम कितने AMU के बराबर होगा, ये बेटा बात। तो एक रिलेशन लिखा 1 AMU इज इक्वल टू 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतने किलोग्राम के बराबर होता है। एक और बेटा लिखवा देता हूं, ये वैल्यू याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये डेफिनेशन साथ ये फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है। 1 AMU 1 AMU अगर वो ऑप्शन देता है ग्राम्स के अंदर, किलोग्राम आपको मिलता ही नहीं ऑप्शन के अंदर, कि किलोग्राम तो लिखा ही नहीं हुआ, ग्राम्स के अंदर, तो फिर बेटा याद रखिएगा 1.67377 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 किलो ग्राम के बराबर होगा। अगर ये रिलेशन किलोग्राम में नहीं बल्कि ग्राम में करना है तो 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होगा। क्लियर हुई बेटा बात? नेक्स्ट, अगर वो रिलेशन पूछ लेता है कि 1 किलोग्राम कितने AMU के बराबर है, 1 किलोग्राम कितने AMU के बराबर है, तो बेटा किलोग्राम इधर वैसे ही रहेगा और ये वाली जो वैल्यू है ये 1 के साथ डिवाइड हो जाएगी इधर आकर। तो मैं इधर लिखता हूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/1.673, ये बेटा पूरी वैल्यू लिख रहा है 673 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 AMU। 1 किलोग्राम इतने AMU के बराबर होगा। ओके बेटा, क्लियर है? ये रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमें समझ आ गया, एटॉमिक मास यूनिट भी समझ आ गया। अब ये के जो कैलकुलेशन करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास की, वो कैसे करनी है? बुक में कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास विद आइसोटॉपिक अबंडेंस, ये बेटा एक वर्ड यूज किया गया, आइसोटॉपिक अबंडेंस। आइसोटॉपिक अबंडेंस ये बेटा वर्ड यूज किया गया है। सबसे पहले तो बेटा ये पढ़ते हैं कि आइसोटॉपिक अबंडेंस क्या होता है, फिर कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। आइसोटॉपिक अबंडेंस बेटा आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट उसके आइसोटॉप्स भी होते हैं। जैसे कि मैं अगर कार्बन की मिसाल लूं तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये 3 आइसोटॉप हैं। एक कोयला है, कोयला प्योर कार्बन कहते हैं, कोयले के अंदर ना सारा कार्बन ही होता है। क्या एक कोयले में सिर्फ कार्बन 12 या सिर्फ कार्बन 13 या कार्बन 14 होगा? नहीं, उसके अंदर तीनों ही मौजूद होते हैं, लेकिन किसकी मिकदार ज्यादा है, यानी उसकी अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कसरत, कसीर होना। अबंडेंस का मतलब कसीर, वाफर मिकदार में होना। किसकी कसरत है किस आइसोटॉप की, तो उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस ज्यादा होगी, अबंडेंस कसीर होना। कार्बन 12 सबसे ज्यादा मौजूद होता है, मतलब इसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस ज्यादा होती है। उसके बाद कार्बन 13, कार्बन 14 तो है ही रेडियो एक्टिव, होता है लेकिन बहुत कम। तो आइसोटॉपिक अबंडेंस बेटा समझ लग गई होगी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक आइसोटॉप्स है ना, वो आइसोटॉप्स में कौन सा आइसोटॉप कितना अबंडेंट है, ये उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस है, या रिलेटिव अबंडेंस भी इनको बोला जाता है। तो आइसोटॉपिक अबंडेंस का बेटा पता चल गया होगा।
अब रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला रिलेटिव, यही बेटा समझने है। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मैं कहता हूं एक एलिमेंट है, उसके 3 आइसोटॉप, कार्बन ही डिस्कस कर लेते हैं पहले जनरल, बाद में उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला देख लेते हैं जनरल फॉर्म में बेटा। देखते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, लेट्स से कि किसी भी एटम के कुछ आइसोटॉप हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास में सबसे पहले फर्स्ट आइसोटॉप, कोई एक आइसोटॉप, आइसोटॉप नंबर 1 यानी उसका एटॉमिक मास मैं M1 उसको कह लेता हूं। किसका? एक आइसोटॉप का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस P1 मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। एक आइसोटॉप, उसका मास भी, उसकी अबंडेंस यानी आइसोटॉपिक अबंडेंस उसकी, ये ना परसेंटेज में होती है। आइसोटॉपिक अबंडेंस परसेंटेज में होती है, कितने परसेंट, इतने परसेंट, टोटल तो 100% होता है ना, 100% में कितना परसेंट इसका है, तो वो उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस होती है। ये जी फर्स्ट की, प्लस प्लस हमारे पास क्या है, दूसरा आइसोटॉप, और दूसरा आइसोटॉप उसका एटॉमिक मास M2 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस P2, प्लस तीसरा आइसोटॉप उसका मास M3 उसकी अबंडेंस P3, तो सो ऑन। अगर ज्यादा सारे आइसोटॉप हैं तो कोई भी आप पुट कर सकते हैं। क्लियर होगा बेटा? ये अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती, तो 100 से इसको डिवाइड कर दें तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा हमारे पास। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई पेयरिंग स्कीम, कोई किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है, नया सिलेबस है और कोई पास पेपर। और फॉर्मूले के बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं किसका? क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन हमारे पास एक बेटा एलिमेंट है, उसका, ये क्रिप्टॉन एक नोबल गैस होती है बेटा, इसके आइसोटॉप का रिलेटिव एटॉमिक मास क्रिप्टॉन का मेंशन करते हैं। क्रिप्टॉन को ना Kr से जाहिर किया जाता है, Kr, क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन के बेटा 5 आइसोटॉप होते हैं। कितने? स्क्रीन पे आपको नजर आ भी रहा होगा कि क्रिप्टॉन के 5 आइसोटॉप्स हैं, और पांचों आइसोटॉप्स में सबसे पहला क्रिप्टॉन 80, क्रिप्टॉन 82, क्रिप्टॉन 83, क्रिप्टॉन 84, क्रिप्टॉन 85, और उसके बाद उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस जो 80 वाले की है वो 2%, फिर 12%, फिर 12%, फिर 57 और फिर 17%। अब हमारे पास अबंडेंस भी मौजूद है, हमारे पास उनके एटॉमिक मैसेज भी मौजूद है, जस्ट फॉर्मूले में उनको पुट करना है और हमने वैल्यू निकालनी। लिख लेते हैं बेटा कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन, ये बेटा क्रिप्टॉन के लिए वैल्यू ले रहे हैं। क्रिप्टॉन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। मैं कहता हूं M1 ये क्रिप्टॉन 80 है। क्या? क्रिप्टॉन 80। तो क्रिप्टॉन 80 का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होगा? 80। इधर क्रिप्टॉन 80 का एटॉमिक मास 80 मल्टीप्लाई बाय उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है वो बेटा कितनी है? 2%। 2%, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? उसके बाद प्लस M2 यानी क्रिप्टॉन दूसरा जो इसका आइसोटॉप 82, क्रिप्टॉन 82 का एटॉमिक मास 82 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस 12 है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड आइसोटॉप 83 और उसकी रिलेटिव अबंडेंस भी 12 है, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई। तो फोर्थ आइसोटॉप इज 84, ये बेटा प्लस 84, और 84 को भी हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसकी अबंडेंस जो है वो कितनी है? 57, और प्लस क्रिप्टॉन 85, और 85 का एटॉमिक मास 85 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस कितनी है बेटा? 17%, और 17 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी। और इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दिया किसके साथ? 100 के साथ। ये 100 के साथ बेटा डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या काम करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई, जो आंसर है सबका सम, सबको ऐड करना है। ऐड करके उसको 100 पे बेटा
डिवाइड कर देना और हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास जब हमने सब को मल्टीप्लाई करके सम करके 100 पे डिवाइड कर दिया तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा 83.7 AMU। बेटा यूनिट लाजमी याद रखना है क्योंकि यूनिट के भी नंबर होते हैं। तो ये क्रिप्टॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसी तरह आपने देखा होगा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का आइसोटॉप 1 नहीं होता, मतलब एटॉमिक मास उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर देखें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 पूरा नहीं होता, 15.99 AMU बेटा होता है। ये याद रखिएगा। ये इस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इट्स आइसोटॉपिक अबंडेंस। ये बेटा हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में बेटा कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक मिसिंग हो, कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।